और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए साथी, क्योंकि ये जो मुद्दा है जिसमें मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, ये हमारी सेना से, हमारे सेना के जवानों से, उनको मिलने वाली सुविधाओं से, पेंशन से, इससे जुड़ा हुआ मसला है साथी। और इस विषय पर आम जनता को कोई जानकारी नहीं है, जबकि मैं ये मानता हूं कि आम जनता को यह जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए साथियों। जनता को जानकारी इसलिए होनी चाहिए साथियों कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी सेना है, उनको जो भी वेतन, पेंशन, सुविधाएं, जो कुछ भी मिलता है, वो इस देश के जो टैक्स पेयर हैं, यानी इस देश के जो तमाम नागरिक हैं, वो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे से उन्हें वेतन मिलता है, उन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें अन्य सुविधाएं मिलती हैं, और वो सुविधाएं उनको सही तरीके से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या उनमें कहीं असमानता है, असमानता है तो क्यों है, और असमानता को दूर क्यों ना किया जाए, इस से संबंधित वो सारी चीजें हैं जिनके विषय में देश की जनता को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये उसके टैक्स केयर के पैसे से सारी चीजें होती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं साथियों, बहुत सी चीजें मुझे भी जानकारी नहीं थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन साथियों जब हम लोगों ने पिछले साल मई से ईवीएम के विरोध में लगातार आंदोलन किया, उसी दौरान हमारा संपर्क हुआ, वो वन रैंक वन पेंशन को लेके जो जवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, और एक तरह से अभी भी लगातार वो प्रदर्शन चल रहा है, मैं समझता हूं शायद 1800 दिन हो गए होंगे, यानी आप समझिए कि 5 साल तो वो निकल गए, उसके बाद ये सरकार का जो समय चल रहा है, इसमें भी जो समय निकल गया है, तब से लेकर लगातार ये आंदोलन चल रहा है। OROP इन शॉर्ट, जिसको कहते हैं OROP, यानी वन रैंक वन पेंशन। लेकिन मेरा मानना यह है साथियों कि क्या केवल हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी केवल यही दिक्कत है, सेना के लोगों की केवल यही दिक्कत है, या इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी असमानताएं हैं, जिनको ठीक होना मैं मानता हूं जरूरी है, जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। साथियों, इस देश का जो संविधान है, उस संविधान में जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में समानता का भी अधिकार दिया हुआ है साथियों। उस समानता के अधिकार के तहत साथियों, मैं समझता हूं कि जो सेना की बहुत सी चीजें हैं, उनका भी आना निहायत जरूरी है, और ये जनता को भी पता होना जरूरी है कि जो सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, सीमा पर हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या सरकार नहीं कर रही है, यह जानना बहुत जरूरी है साथियों। मैं साथियों आपसे एक निवेदन यहां यह भी करूंगा कि जितने भी साथी हैं जो जुड़ चुके हैं अब तक,
वो साथी इस जो मैं आज ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूं, जो बात आपके सामने कर रहा हूं, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी हो सके इसको शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचेगी। अब मैं उस बात पे आता हूं साथियों कि 1 रैंक 1 पेंशन वाली, और मैं ऐसे समय में यह बात कर रहा हूं कि जब देश में वो सरकार है जो सरकार अपने आप को देशभक्ति का डंका पीटते पीटते होश ही नहीं मिलता, उसकी जुबान ही नहीं थकती। वो समझती है कि उसके अलावा और कोई इस देश में देशभक्त है ही नहीं। तो ऐसी देशभक्त सरकार अपने सैनिकों के साथ किस तरह का भेदभाव कर रही है, या इसे यूं कहूं कि ऐसी सरकार के होते हुए भी हमारे सैनिकों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, कितना भेदभाव लगातार चल रहा है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उस सबको दूर करे, उसको समानता के अधिकार के आधार पर सुने और उस पर कार्रवाई करे और उसको समान करे, उन दिक्कतों को दूर करे, खत्म करे? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं तो देशभक्ति का जो ढोल है, समझ में भी आ रहा है कि वो देशभक्ति का ढोल केवल झूठा है, ढोल ही ढोल है, हकीकत में कुछ नहीं है। सैनिकों के लिए जो किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब जैसे मैं आता हूं, पहली जो बात है 1 रैंक 1 पेंशन। साथियों, 1 रैंक 1 पेंशन के विषय में आप जान रहे हैं कि 2015 से ही जब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने दावा किया था, जो रेवाड़ी में मीटिंग हुई फौजियों की और बहुत बड़ी जबरदस्त रैली हुई जिसमें मोदी जी ने संबोधित किया और उसमें उनसे वादा किया कि 1 रैंक 1 पेंशन को हम देंगे, और उसके बाद जो उन्होंने दी है वो देना ना देना बिल्कुल एक ही जैसा हो गया साथियों। और इसीलिए उसी दिन से 2015 से ही लगातार आंदोलन जो हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो लगातार कर रहे हैं। तो सरकार को नहीं पूछना चाहिए कि भाई जब हमने एक बार आपको दे दिया तो क्यों कर रहे हैं आप? स्वाभाविक है, कोई ना कोई उनकी ग्रीवांसेस होंगी, कोई ना कोई उनकी दिक्कत होंगी, कोई ना कोई उसमें बाधा है, कोई ना कोई उसमें असमानता है, इसीलिए ना वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जो वहां पर जवान सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, उनके अनुसार उनका कहना यह है कि ये जो पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है, कहा गया है, लेकिन इसमें भेदभाव आज भी जारी है, जो का त्यों भेदभाव चल रहा है, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2013 में जो बात कही गई थी उसमें यह था कि एक अगर सैनिक का समान रैंक है, समान उसकी जो है सर्विस की लेंथ है, यानी माना एक व्यक्ति ने, एक सैनिक ने, एक जवान ने, माना वो हवलदार है और उसने 25 साल सर्विस की है फौज में, तो इस तरह के जितने हो, माने जितने भी हो हवलदार, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे जो वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, उन सब की अगर सर्विस की लेंथ 25 साल है और रैंक उनका हवलदार है, तो उनको एक ही तरह की पेंशन दी जाएगी। दूसरा साथियों, जो पेंशन दी जाएगी उस पेंशन में एक ही सबका ग्रुप होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? हुआ बड़ा भेदभाव है साथियों कि जो ऑफिसर्स हैं उनका केवल एक ही ग्रुप है, और आप देखिए जो ऑफिसर्स हैं उनको 24% से लेके 28% तक उनकी पेंशन में वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब यहीं आप देखिए कि जो जवान हैं, जो जेसीओज हैं, जेसीओज लेवल तक के जो हैं जवान, हवलदार और जेसीओज, उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि हुई? 4% से लेके 12% तक। अब इसमें और चीज देखें आप कि जो उसमें वृद्धि हुई है 4% से लेके 12%, इसमें भी जो जवान है, इसमें भी 2 तरह के उन्होंने ग्रुप बना दिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप।
जो एक्स ग्रुप है उनको जो पेंशन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, और जो वाई ग्रुप है उनको पेंशन उनसे कम मिल रही है। ऐसा क्यों है? एक ही लेवल पे अगर है और एक ही उसकी सर्विस की लेंथ है, तो जो बेस निश्चित हुआ था, जिस आधार पर उसको पेंशन उस तरह से मिलनी चाहिए थी, समान रैंक की समान पेंशन, तो उसको क्यों नहीं दी जा रही है? माना टेक्निकलिटी के आधार पर या किसी और उसके आधार पर, जैसे कोई ऑपरेटर है, जो कोई मैकेनिकल है, एयरफोर्स में है, नेवी में है और आर्मी में भी है, उस आधार पर जब सर्विस में है व्यक्ति, तो मान सकते हैं कि सर्विस में क्योंकि उसका काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, उस आधार पर आप अंतर करते हैं तो ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, पेंशन आने के बाद तो उसका कोई काम नहीं है, सबके सब बराबर ही हैं। उनका कहीं कोई ऐसा नहीं है कम ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा, पेंशन तो पेंशन, आगे कोई काम नहीं कर रहा। उस आधार पर अंतर क्यों है? और यह तय हुआ था कि भाई जो एक तो इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, दूसरा जो मैक्सिमम है पेंशन वो दी जाएगी। तो जो एक्स वाले को मान लेते हैं एक कि माना एक्स वाले को 10,000 मिल रही है, वाई वाले को 6,000 मिल रही है, उसे 6,000 क्यों मिल रही है? उसे भी 10,000 मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही ऐसा था कि जो 10,000 है उस वाले की 6 कर दो, नहीं, 10,000 वाले की 6,000 नहीं करनी, 10,000 वाले की 10,000 ही रहनी है, लेकिन जिसको 6,000 मिल रही है उसको बढ़ा के 10,000 करना चाहिए, यही नियम है। लेकिन कुछ ऐसा घालमेल हुआ, कुछ ऐसी लीडरशिप हुई, और हमेशा मैं जो मानता हूं, ये मेरे जीवन का बड़ा अनुभव है, कड़वा अनुभव है, कि जब भी धोखा होता है, जब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो जो संगठन होते हैं जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके जो लीडरशिप होती है, उसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। या तो कोई सरकार से मिल जाता है, मिला हुआ होता है, सरकार का आदमी होता है, और या वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर जाए, बाकी जो है भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी दिक्कत आती है, उन संगठनों की जो लीडरशिप है उसमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो ये जो अंतर है कि जब एक ही रैंक है, एक ही सर्विस लेंथ है, और जो मैक्सिमम आप जिसको दे रहे हो पेंशन, वही सबको क्यों नहीं दी जाती? और जो एक्स ग्रुप में जिन्हें बना रखा है, एक्स ग्रुप में बस केवल 6% लोग हैं जो सेना से रिटायर्ड हुए, जो पेंशन लेने वाले जवान्स में, जेसीओज में, जो एक्स ग्रुप में जिनको रखा गया, वो उनकी संख्या 6% है। और जो 94% है, 94% जो है वो दूसरे हैं, वो दूसरे जवान हैं जिनको वाई ग्रुप में रखा गया। तो जो वाई ग्रुप वाले हैं वो भी एक्स ग्रुप के बराबर ही पेंशन लेने के अधिकारी क्यों नहीं है? और सरकार ने वादा करने के बाद भी आज तक उनको ये पेंशन क्यों नहीं दी है? दूसरा, इसी तरह से फैमिली पेंशन में जो है वो है दिक्कत, फैमिली पेंशन में भी अंतर है। तो आप फैमिली पेंशन को भी जो ज्यादा मिल रही है वो क्यों नहीं दे रहे, ताकि सभी जवानों को बराबर पेंशन मिल सके? तो सरकार का जो काम था, सरकार ने जो लोगों से वादा किया, रेवाड़ी मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो आज की तारीख में जनरल वीपी सिंह हैं, वो भी उस समय थे, उन्होंने क्यों, सब लोगों ने जवानों से वादा करने के बाद भी जो उनका हक बनता था, 1 रैंक 1 पेंशन, समान पेंशन, आज तक भी क्यों नहीं दी है, जो कि उन्हें देनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं? ये जो असमानता है ये बहुत ही गलत है, और मैं मानता हूं ये सैनिकों का अपमान, जवानों का अपमान करना है। इसके अलावा और देखिए साथियों, और अंतर है। केवल एक जगह अंतर होता तो मैं मान लेता कि चलिए एक ही जगह है, इसको दूर करना चाहिए, पर अंतर सेना में कई जगह है, ऑफिसर्स में, जवान के बीच में कई जगह अंतर है। मैं मानता हूं कि जो ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह की एजुकेशन लेके आते हैं, जिस तरह का वो कंपटीशन वगैरह दे के पास करते हैं, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी होती है उसके हिसाब से वो उस कई चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सैनिक हैं उनको आप अपमानित ही करते रहें। इस तरह से देखिए, आप
मैं एक इसका आपको उदाहरण यहां से लेता हूं। जब एक जवान सेना में भर्ती होता है तो जिस समय उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसको एक फटीक बोलते हैं, फटीक, उस फटीक के हिसाब से जाना पड़ता है। जो अधिकारी होते हैं उनके यहां घरों में जाके काम करना पड़ता है, चाहे उनके घरों के लोन की घास काटें, गमलों में पानी लगाएं या और कोई काम करें या कपड़े धोएं या कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें फटीक के दौरान सैनिक करते हैं। सैनिक क्या इस काम के लिए है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के घरों में सैनिक काम करते हैं। उनके बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, झाड़ू वगैरह का काम होता है, खाना बनाने का काम होता है, बर्तन धोने और कपड़े धोने तक का भी काम होता है। क्यों करेगा जवान? क्या वो जवान, वो सैनिक ये काम करने के लिए है क्या, या वो देश की सेवा के लिए गया है, देश के लिए संघर्ष करने के लिए गया है, देश के लिए बलिदान करने के लिए गया, उसके लिए काम करेगा वो? तो ऐसा क्यों किया जाए कि उसको इतना अपमानित? क्या आप नहीं मानते कि इस तरह से जो हमारे सैनिक हैं उनके स्वाभिमान को कुचला जाता है, उनको सम्मान नहीं अपमानित किया जाता है? अगर अधिकारी हैं और उन अधिकारी को सुविधा देना सरकार चाहती है, बहुत अच्छी बात, आप दीजिए, कोई मना नहीं करता। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो आईएएस लोग हैं, आईपीएस लोग हैं, आईपीएस के यहां भी जो सिपाही हैं वो जाके काम करते हैं, लेकिन जो आईएएस लोग हैं उनके यहां पर अगर उन्हें चाहिए तो उनके लिए नौकर होते हैं। अब जैसे जजेस हैं, उन जजेस के लिए भी नौकर सलाह हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए भी नौकर दिए जाते हैं, काम करने के लिए घर में दिया जाता है। ठीक इसी तरह से सेना में जो ऑफिसर थे उनके यहां भी अगर आपको सुविधाएं देनी तो दीजिए। आप वहां खाना बनाने वाले दीजिए, जो खाना बनाए, बर्तन मांजे और झाड़ू पोछा लगाए, दीजिए ना, आप उनको सुविधाएं दीजिए। पर वो काम सैनिक क्यों करेगा? आपको कपड़े धोने वाले उनको देने ही दीजिए, उनके बंगलों में जो साफ सफाई करने वाले, घास काटने वाले, गमलों को पानी देने वाले, पौधों को पानी देने वाले, बिल्कुल आप दीजिए उन्हें सुविधाएं। एक उन्हें नौकर दीजिए, दो दीजिए, जितनी आप समझते हैं कि इतनी सुविधाएं हमें अपने अधिकारी को देनी है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। आप, वो डिजर्व करता है, दीजिए। लेकिन ये काम सैनिक क्यों करेगा? ये काम सैनिक का नहीं है ना। सैनिक किसी अधिकारी के घर में काम करने गया, नौकरी करने नहीं गया, वो अधिकारी का नौकर नहीं है, वो देश का सैनिक है। और देश के सैनिक का स्वाभिमान है, सम्मान है। उस स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, सम्मान को बढ़ाया जाना चाहिए और उसे उसी हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। वो किसी के घर में जाके अधिकारी के में काम क्यों करेगा? ये परंपरा बहुत गलत है। ये परंपरा अगर ब्रिटिश पीरियड की रही, हो सकता है उस समय के ही जो परंपरा रही हो। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स थे, तो उसमें जो ऑफिसर्स होते थे वो सारे ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज होते थे, और बाकी जो नीचे के रंगरूट है वो सारे के सारे जो हैं भारतीय होते थे। तो उनके अंतर के लिए और उनको ये एहसास कराने के लिए कि हम तुम्हारे अधिकारी हैं, हम तुम पे हुकूमत करने आए, तुम गुलाम हैं, उस समय की वो परंपरा होगी। और उस समय वो लोग उन लोगों से काम कराया जाता होगा, घर का, बाहर का, जो भी है वो सारा सब कुछ, वो एक उस समय की परंपरा रही हो। आज तो नहीं है। आज तो संविधान के आधार पर चलने वाला गणतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है भारत। तो इस स्वतंत्र भारत में जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जेसीओज हैं, जो सैनिक हैं हमारे, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका स्वाभिमान होना चाहिए, उनके स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको कुचला नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए घर में काम करने के नौकर का जो काम करते हैं वो सैनिकों से कराना बंद करना चाहिए। मैं मानता हूं कि सैनिक इस आवाज को नहीं उठा सकते क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, एक अनुशासित सेना है, जवान हैं, वो ये नहीं उठा सकते। लेकिन जो नेता हैं, जो एमपी हैं, वो तो ये बात उठा सकते हैं। जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, सरकार में हैं, जो विपक्ष में हैं, वो तो ये बात उठा सकते हैं कि ये जो भेदभाव सेना में किया जा रहा है और जवानों का जो अपमान किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान को जो कुचला जा रहा है, ये बंद किया जाना चाहिए। ये तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा।
मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं उठा रहे। क्या उन्हें सेना से कुछ लेना देना नहीं है, या उन्हें किसी तरह का डर है, या वो जानते ही नहीं है, कुछ भी हो सकता कारण, लेकिन ये गलत है। तो ये जो भेदभाव है ये बंद होना चाहिए। एक बात, इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि जो में मैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है, उनकी बात नहीं कर रहा, वो भी मैं आज करूंगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अभी सेना की बात कर रहा हूं। तो सेना में एक रिपोर्ट शायद संसद में पेश की गई थी, बताई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से शायद बताई गई थी। एक सवाल के जवाब में कहीं कुछ है, मेरी जानकारी ऐसा है, कंफर्म अभी नहीं है, बट मैं कर दूंगा इसको। उसमें कहा यह गया है कि सेना में हर साल 100 से लेकर 150 तक जवान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्या इस पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि आत्महत्या क्यों है, जवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, जवान के सामने ऐसी क्या दिक्कत है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी या सुसाइड करना पड़ रहा है? क्या ये जो जिस तरह से उसका स्वाभिमान कुचला जाता है, अपमानित किया जाता है, क्या यह भी उसका एक कारण है? या एक और कारण हो सकता है कि जो माना जरूरत 10 जवानों की है और 10 जवान की जगह 5 ही जवान हैं और 5 जवानों को 10 जवानों का काम करना पड़ रहा है, तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, डबल काम करना पड़ रहा है, उसका भी प्रेशर है। क्या इस वजह से जवान जो है सुसाइड कर रहे हैं? ये क्या कारण है जो हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं? और एक इंफॉर्मेशन इस तरह की है, ये जो सैनिकों के ही माध्यम से है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जितने अब तक जो हमारे युद्ध वगैरह हुए हैं, जितने भी मतलब हमारी भिड़ंत हुई हैं, उसमें जितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा जवानों ने आज तक हमारे देश में आत्महत्या की है। तो ये इतनी गंभीर परिस्थिति है, क्या इसको सामान्य समझा जा रहा है कि जवान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इस बात को गंभीरता से लेकर इसका बिल्कुल समाधान करना चाहिए। जवानों से जवानों की समस्या सुननी चाहिए, क्या बात है, जिससे हमें पता लगे एक्चुअल में कि जवान क्या महसूस कर रहे हैं, किस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, किस वजह से यह स्थिति उनके सामने खड़ी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका समाधान करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा और एक स्तर पर भेदभाव देखिए साथियों, जो कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन, डिफेंस की जो कैंटीन होती है, उस कैंटीन में भी एक बड़ी अजीब स्थिति, उसमें भी 2 तरह की स्थिति है। एक स्थिति यह है कि जो ऑफिसर्स हैं, बताया जाता है कि ऑफिसर्स को 9,000 रुपए तक की वो खरीद कर सकता है महीने में, लेकिन वहीं जवान और जेसीओ वो 4 से 5,000 रुपए तक की, आज शायद 5,000 कर दिया गया है, 1,000 तक की खरीद कर सकता है। मतलब जो खाने पीने का या नहाने धोने का, पहनने वगैरह का जो सामान खरीदते हैं, मतलब ऑफिसर्स के रैंक में, और इसमें अगर इसको उतना ही कर दिया जाए कि जितना ऑफिसर्स खरीदते हैं उतने का सामान ही जवान भी खरीद सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर जो व्यक्ति खरीदेगा, भाई कोई भी व्यक्ति है, हैसियत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से तो खरीदेगा, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा। अगर वो माना 4,000 रुपए का या 3,000 रुपए का महीने में खर्च कर सकता है अपने खाने पीने या उस सामान पे जो कैंटीन से खरीदा जा सकता है, तो उतना ही खरीदेगा। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो उतना खरीदेगा। तो क्यों ना इसको भी बराबर कर दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक बात। दूसरी बात, एक बड़ी जबरदस्त बात है जिसके विषय में मैं समझता हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है कि एक जवान जेसीओ लेवल तक, एक जवान अपनी सर्विस में रहते हुए एक गाड़ी खरीद सकता है, और सर्विस से रिटायर होने के बाद जब वो पेंशन आता है, तो वो पेंशन के बाद भी केवल एक गाड़ी खरीद सकता है। केवल एक। वहीं पर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनको गाड़ी हर 4 साल में खरीदने का उनको अधिकार है। बहुत अजीब सी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों है। और इसमें भी एक अंतर है कि जो जवान है, वो जवान 1400 सीसी तक की ही गाड़ी खरीद सकता है, और जो ऑफिसर है वो 2500 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकता है। ये जो अंतर है,
और जवान केवल अपने पेंशन आने के बाद, रिटायर होने के बाद केवल एक गाड़ी, और वो 4 साल में बदल सकता है। क्यों भाई? अगर माना सरकार की नीति यह है, जो सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी नीति यह है कि एक गाड़ी जो पेट्रोल की है वो 10 साल में बेकार हो जाती है, डीजल की है 15 साल में बेकार हो जाती है, तो यही फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू होता कि भाई 10 साल में है तो 10 साल में अगर उसकी खरीदी आपने पेट्रोल की तो 10 साल में, डीजल की खरीदी है तो 15 साल में। क्या उसके नियम से अलग स्थिति है ये? ऐसा क्यों है? इसके अलावा जो जवान है उसके साथ ये क्यों है? अगर जवान की किसी की कैपेसिटी है कि भाई वो 2500 सीसी तक की खरीद सकता है तो उसे खरीदने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? व्यक्ति खरीदेगा तो वही ना जो उसकी कैपेसिटी, उससे बाहर तो खरीद ही नहीं सकता। ये जो भेदभाव है इसे क्यों ना एक समान कर दिया जाए कि दोनों के लिए यह नियम बना दिया जाए कि जवान हो या ऑफिसर हो, वो व्यक्ति जो गाड़ी खरीदेगा वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार पेट्रोल की है तो 10 साल में बेकार हो जाएगी, डीजल की तो 15 साल में, तो पेट्रोल की खरीदनी है तो 10 साल बाद खरीद सकता है, डीजल की खरीदनी है तो 15 साल बाद खरीद सकता है। ये नियम जितने भी अधिकारी हैं सेना के और जितने भी जवान हैं उन सबके लिए बराबर करने में क्या दिक्कत है सरकार को? और सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या दिक्कत है सरकार को ये सारी चीजें करने में, जो सरकार इतनी राष्ट्रभक्त है और सेना के नाम पर जो वोट मांगती है, सेना को वोटों के लिए जिस सरकार ने इस्तेमाल किया है, वो सरकार क्या सैनिकों की इतनी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, उन्हें उनका यह हक देने को तैयार नहीं है? क्यों? कहां है ध्यान आपका? क्या सरकार का सारा ध्यान एमएलए एमपीओ को खरीदने पर, विपक्ष की सरकारों को गिराने पर और अपनी सरकार बनाने पर ही है? सिर्फ इसी पर ध्यान है? सैनिकों के साथ ये जो भेदभाव हो रहा है, ये सेना में ये जो अंतर है, इस अंतर को दूर करके सबको एक समान स्तर पर सुविधाएं देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसको समान किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक भेदभाव, एक असंतोष नहीं हो।